हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनेत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम जानेंगे सोल्यूशन चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज। ओके, सो ऑलरेडी चैप्टर हमारा कंप्लीट है, बट बहुत बार क्या होता है कि हम फॉर्मूला ना भूल जाते हैं। तो लेट्स प्रिपेयर आवर ओन फॉर्मूला शीट। तो आप लोग फटाफट से निकाल लीजिए पेजेस, है ना। एक A4 शीट निकालेंगे आप और उस पर चैप्टर बाय चैप्टर फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। आज के इस लेक्चर में हम सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे सोल्यूशन चैप्टर के। तो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूला शीट बनाना। ओके, तो देखो हमें ना पहले कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, है ना। कि जब भी हम देखो यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि MB, WA, WB, ठीक है, D, ये सारी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज लिखनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करें फटाफट से, सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे हम? रिप्रेजेंटेशन। सो जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला में लेट्स सपोज कि यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। तो हमेशा याद रखना, जहां पे भी मैं A लिखूंगी मतलब वो सॉल्वेंट है, और जहां पे भी मैं B लिखूंगी वो क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो इन दी गिवन फॉर्मूला बिलो, A रिप्रेजेंटिंग ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ए रिप्रेजेंटिंग सॉल्वेंट एंड बी रिप्रेजेंट सॉल्यूट। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और बी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लिखते हैं MA, ठीक है, MA का क्या मतलब है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। MA क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वही मैं लिख दूं MB, तो ये बन जाएगा हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA लिखूं अगर मैं, तो WA क्या होता है? मास, ठीक है, जो भी गिवन होगा। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो जाएगा हमारा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड अगर मैं WB लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं V लिखूंगी आगे आने वाले टाइम में जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, तो V क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। V इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एंड D, ये भी याद रखना, D क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। D इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? D इज द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहला फॉर्मूला हम क्या लिखें? देखो हमें मोल कैलकुलेट करना आता है, राइट। मोल्स कैलकुलेट करना आता है हमको। क्या होता है मोल? तो मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास फर्स्ट हो गया, ठीक है, सबसे छोटा और सबसे इजी फॉर्मूला। इसके बाद हम निकालते हैं मास परसेंटेज। अब देखो मास परसेंटेज में भी तीन चीज होती है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम, ठीक। तो सबसे पहले हम करेंगे मास परसेंटेज वेट बाय वेट के बारे में बात करते हैं। वेट बाय वेट परसेंट, फिर मास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट एंड
मास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, समझ में आ गया, मास परसेंटेज। और इसको ही काम करते हैं, मास की जगह वॉल्यूम कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात की गई है, तो इसको हम वॉल्यूम परसेंटेज कर देंगे और मास परसेंटेज, या फिर इसको हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हैं। तो अब पूरा पूरा ना लिख के हम यहाँ पे डायरेक्टली WA WB, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, WB यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास इनटू 100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, मास परसेंटेज आ जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम के बारे में बात की गई, तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आएगा हमारा, वॉल्यूम इन ml, है ना, वॉल्यूम इन ml इनटू 100। ठीक है, मास परसेंटेज इसको करेक्ट करो जरा, मास बाय वॉल्यूम लिख लो ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन ना हो जाए। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, ये लिख लो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या इतना क्लियर है, क्या ये चीजें समझ में आ गई हैं? ओके, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ppm। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में हम, ppm। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इनटू 10 raised to the power 6। सो WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10 raised to the power 6, ये क्या हो जाएगा हमारा, पार्ट्स पर मिलियन है। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन में कितने कंपोनेंट दिए गए हैं इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ऑफ कोई हमारे पास एक सब्सटेंस है A, उसके बारे में। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर लिखेंगे, अपॉन जितने भी कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में उन सब के मोल फ्रैक्शन हम नीचे लिखेंगे। तो Na यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मान लेते हैं दो ही कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ गया हमारा यहाँ पे। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ B, B का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। जब हम इन दोनों का सम करेंगे यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B बेटा हमेशा वो 1 के बराबर आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है दैट मीन्स हमारा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। क्लियर है, अगर 1 नहीं आ रहा है मतलब हमारा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलारिटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं हम, मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वहीं अगर हमें चीजें लीटर में नहीं दी गई होगी, अगर हमें ml में दिया होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो लिखो WB अपॉन MB, और नीचे हमारा वॉल्यूम है ही, अगर वॉल्यूम हमें ml में दिया जाएगा तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये था हमारा मोलारिटी। नाउ विल टॉक अबाउट द मोलालिटी। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन भी साथ ही साथ देख ही लेते हैं। मोलारिटी होता है कैपिटल M, मोलालिटी होता है स्मॉल m।
ठीक है, क्या होता है स्मॉल m। सो मोलालिटी की बात करें तो यहाँ पे भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहीं अगर हमें केजी में मास नहीं लिखना है, हमको ग्राम में लिखना है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है WB अपॉन MB इनटू, अगर ये ग्राम में आएगा, ठीक है, जो हमारा मास है अगर वो ग्राम में आएगा तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ओके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्वेश्चन ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, इसको भी हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो देख लो। तो ये हो जाएगा हमारा WB, ठीक है, सॉल्यूट के लिए हमने B ही का इस्तेमाल किया था, WB अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो ये था हमारा नॉर्मेलिटी। अब हम रिलेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक, नेक्स्ट रहेगा हमारा रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी और मोलारिटी और नॉर्मेलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, तो नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास जो है सॉल्यूट का वो इक्वल हो जाएगा किसके, मोलारिटी इनटू मोलर मास के। समझ में आया कि नहीं आया, देखो नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू किसके बराबर है, मोलारिटी इनटू मोलर मास, मोलारिटी इनटू मोलर मास। ठीक है, वहां पे सॉल्यूट का किया है तो यहां पे भी हम सॉल्यूट का ही लिखेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है, ये फटाफट से बता दो। अब नेक्स्ट हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, फिर से हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी विद मास परसेंटेज। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी का क्या रिलेशन है, मास परसेंटेज के साथ। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी with mass percentage। ठीक है, देखो इतने सारे फॉर्मूले तो हमने चैप्टर में नहीं पढ़े थे, बट फिर भी आप लिख लो। कंपटीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आप देंगे एग्जाम, है ना, तो उसके लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी विद द मास परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया, एनी आइडिया? चलो देखो, फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूं मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी का। इसके लिए सबसे पहले हम मोलारिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, मैं जो टर्म अभी यूज करने वाली हूं ना, यहाँ पे आपको बता दूंगी कि टर्म क्या है। P इंटू डी इंटू 10, क्या लिखा मैंने, P इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास
ऑफ सॉल्यूट। अब ये P क्या है मैम, ये D क्या है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। P क्या होता है, D क्या होता है, तो P इज द मास परसेंटेज एंड D इज द डेंसिटी। P इज द मास परसेंटेज एंड D इज द डेंसिटी। समझ में आ गया, P इज द मास परसेंटेज एंड D इज द डेंसिटी। ओके, तो जिस तरीके से हमने मोलारिटी कैलकुलेट किया उसी तरीके से हम नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो अब बात करते हैं हम नॉर्मेलिटी के बारे में। तो यहां पे नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा, P इंटू डी इंटू 10। अगर हम नॉर्मेलिटी के लिए बात करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, क्या ये चीजें समझ में आई हैं, यस और नो, बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी बताएंगे। ये चीजें समझ में आ गई है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला पे आ जाओ। तो देखो यहाँ पे हमने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाले जो हमारे फॉर्मूला थे उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। ठीक है, राउल्ट्स लॉ ने क्या फॉर्मूला दिया था, एनी आइडिया, सोच के बताओ। क्या राउल्ट्स लॉ ने जो फॉर्मूला दिया था, राउल्ट्स ने जो फॉर्मूला दिया था, क्या आपको उसके बारे में पता है? यस मैम, कैसे नहीं पता होगा, हमने पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा है ना। सो राउल्ट्स लॉ क्या कहा था इन्होंने, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ऐसा ही कुछ उन्होंने फॉर्मूला दिया था, है ना। पी ए का अलग लिख लेते हैं हम और पी बी का हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट कर लो, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो यहां पे हमारा आ जाएगा पी ए एंड पी बी। पी ए क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो पी ए एंड पी बी, जबकि पी ए एंड पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी, है ना। और पी नॉट ए एंड पी नॉट बी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक, अगर हम लिखना चाहें तो लिख लेते हैं ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन ना हो जाए। समझ में आ गया, पी ए एंड पी बी इज द partial pressure of component A and B, whereas P naught A and P naught B are the pure vapor pressure of component A and B। समझ में आ गया ये टर्म क्या है, यस। और यहीं से अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना पड़े तो सो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, वहीं अगर हमें नॉन वॉलेटाइल के लिए वैल्यू को कैलकुलेट करनी पड़े तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे हमने पूरा डेरिवेशन देखा था, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए, ये किसके बराबर था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के बराबर। ठीक है, किसके बराबर था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्यों लिखे, हम सीधा लिखते हैं, हम क्या लिख दे, चलो लिखो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है,
जहां पे हमने देखा था कि Na का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या देखा था हमने कि Na का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, NB अपॉन Na, ठीक है, NB अपॉन NB, ठीक। टोटल हमने NB ही लिख दिया, जहां पे हम ये लिख सकते हैं NB जो है वो ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, Na के, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ तो उल्टा हुआ है, यहाँ पे NB हमने क्यों लिखा है, Na किसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, NB को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी थी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि WB अपॉन MB इनटू WA अपॉन MA, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन, क्या ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है या फिर नहीं है, बता दो जल्दी जल्दी, बता दीजिए फटाफट से। समझ में आ रहा है? नाउ इसके बाद अब हमने ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेड एज डेल TB, है ना। डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता था KB आ जाता था, सो हमारा हो जाएगा KB इंटू M। अगर यहां पे अब M को ओपन करके लिख दो, सो क्या हो जाएगा, M इज द मोलालिटी, और अभी हमने मोलालिटी का फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा WB अपॉन 1000, और नीचे क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, नीचे क्या होता है, सॉल्वेंट, तो उसका मास आ जाएगा इनटू ये तो हमारा मोल्स है, सॉल्वेंट का मास कैसे लिखेंगे हम, WA से। समझ में आ रहा है? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं आपको, यस और नो? सो KB इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है, समझ में आ गया। वहीं अगर हमें MB निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आराम से निकाल लेंगे, और अगर हमें डेल्टा TB निकालना होगा तो डेल्टा TB कैसे निकलता है ये देख लो, ठीक है। अगर सिर्फ हमें 2 टेम्परेचर दिए होंगे, वहां से हमको डेल्टा TB निकालना होगा, तो TB माइनस TB नॉट, इससे भी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेल्टा TF, यहां पे भी सेम है, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और KF यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हमारा एक कांस्टेंट है, राइट। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, सेम फॉर्मूला, कोई भी एज सच इसमें चेंजेस नहीं है, बस डेल्टा TF और डेल्टा TB हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हमने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है पाई। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन होता है पाई, तो पाई इज इक्वल टू CRT हमने पढ़ा था, पाई इज इक्वल टू CRT, C इज बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन, है ना, तो मोल्स पर वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एनी आइडिया इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा बन जाएगा पाई इज इक्वल टू मोल्स पर वॉल्यूम RT, तो पाई इंटू V इज इक्वल टू NBRT, ठीक। अब N को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक। क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई, बता दो जल्दी जल्दी, यस जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, R यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज दी टेम्परेचर, T हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से फॉर्मूला बन गया, और सिर्फ अगर हमें पाई कैलकुलेट करना होगा
सो डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन वी इंटू एम बी। अब यहाँ से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, डब्ल्यू भी कैलकुलेट कर लो, यहाँ से एम बी कैलकुलेट कर लो, आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्या इतनी चीज समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें पता है एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से क्या करेंगे, इंटरलिंक्ड करेंगे, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच का अगर हमको रिलेशन जानना है, तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा वो देख लो। ठीक, सो रिलेशन बिटवीन relative lowering in vapor pressure and osmotic pressure तो क्या रिलेशन हो जाएगा इनके बीच में? फॉर्मूला बनेगा हमारा पाई इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन यहाँ पे पी नॉट ए, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इनटू डी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, डी इंटू आर इंटू टी अपॉन एम बी। ये इसके बीच का क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन हो जाएगा, वेयर डी इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट टेम्परेचर टी। समझ में आ गया? क्या ये चीज क्लियर है? इसको हम और क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू डेल टी बी इंटू डी इंटू आर इंटू टी एज इट इज, डी इंटू आर इंटू टी एज इट इज अपॉन 1000 इंटू एम बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और वही अगर हमें देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए हमने ये निकाल दिया, ठीक है, दूसरा हमने किसके लिए निकाल दिया, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ के लिए भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा टी बी की जगह सिर्फ हम डेल्टा टी एफ रख देंगे। तो हमने सबको इंटरलिंक्ड कर दिया, सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने बच्चे यहाँ पे क्या कर दिया है, इंटरलिंक्ड कर दिया है। चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो। ठीक, समझ में आ गया? ओके, अब क्या है, अब यहाँ पे एक और टर्म है, जैसे कि हमने कांस्टेंट टर्म देखा था ना, के बी एंड के एफ। तो ये के बी और के एफ क्या है? सो बेसिकली के बी इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड के एफ इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इनका अपना खुद का भी तो नाम होगा, है ना। अगर हमें कभी के बी और के एफ निकालने की जरूरत पड़ी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा उसको देखते हैं, फिर हमारे सारे के सारे फॉर्मूला हो जाएंगे फिनिश। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे, हमारे फिनिश हो जाएंगे। ओके, सो मोलर ठीक है, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, के बी, ठीक है, के बी। अब के बी का यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, आर, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मोलर मास ऑफ ए इनटू यहां पे टीबी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, टीबी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। वहीं अगर हमें दूसरा फॉर्मूला निकालना पड़े, मोलर एलिवेशन, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, ये होता है हमारा केएफ। एंड फॉर्मूला कैसा रहेगा बेटा, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ठीक है, यहां पे बस वेपराइजेशन की जगह फ्यूजन आ जाएगा। सो आर इंटू एम ए डेल्टा टी नॉट एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू फ्यूजन एच। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। बाकी आपको पता ही है कि एबनॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है, बस आई से वेंट ऑफ फैक्टर आई से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ऐसा उसमें कुछ नया लर्न करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने देखे हैं। एंड आई होप कि ये जो आज का लेक्चर है आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि और कौन से चैप्टर के, वैसे तो हम
कंटिन्यूएशन में करेंगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर केमिकल काइनेटिक है। बट अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा हो जो आपके स्कूल में चल रहा हो और आप चाहते हो कि उसका फॉर्मूला शीट आपको मिले, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, सो बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।